हेलो फ्रेंड्स, 2023 का सेट 3 चल रहा था, डीएक्स सेट। ठीक है, और इसमें पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में मैं यहाँ 2 नंबर से, ठीक है, 2 नंबर मतलब ये खंड बा का, खंड बा विस्तृत उत्तरी प्रश्न, इसमें मैं 2 नंबर से लगाऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, पर मैं आपको 6 के 6 खंड इसमें हल करके बताऊंगी। ठीक है, तो जो का नंबर है, के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 का, ठीक है, एक अद्वितीय हल हो। तो हम जानते हैं अद्वितीय हल होने के लिए जो हमारे पास प्रतिबंध बनता है वो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बनता है। ठीक है, बस उसी से इसको सॉल्व करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है, तो थोड़ा इसको अच्छे से करेंगे, नॉर्मली छोटा सा सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पर ये 2 का नंबर है। ठीक है, ओके, तो जो इक्वेशन दे रखी हमें क्या है, 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 1, और जो दूसरी इक्वेशन है वो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं। ठीक है, अब इनकी ना तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, c1 इज इक्वल्स टू 0, और इसको क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे, और यहाँ 2 और 4 की तुलना करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व थर्ड, ठीक है, की तुलना करने पर, तथा, और किसकी तुलना करेंगे, तथा सेकंड व फोर्थ से, इसमें ऐसे लिख देंगे कि सेकंड व फोर्थ से कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम 1 और 3 और 1 की, ठीक है, 1 और 3 की तुलना करेंगे तो क्या, a1 का मान 2 रहेगा, तो a1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, b1 इज इक्वल्स टू k, और c1 इज इक्वल्स टू -1। क्यों -1, क्योंकि ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जब इसकी तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना, 3, b2 का मान कितना, -5, और C2 का मान कितना, -7। -7 क्यों, क्योंकि जो 7 है इसको जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक, और यहाँ बराबर 0 बना लेंगे। तो चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, या ना चाहे तो ये ऐसे भी ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने ये लिख लिया। अब हम जानते हैं कि एक, भाई इसने यही तो बोला था कि एक अद्वितीय हल होना चाहिए, तो एक अद्वितीय हल होने के लिए, हल होने के लिए, अब एक अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, प्रतिबंध होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और ये नॉट इक्वल्स टू हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, लास्ट वाला। अब ये नॉट इक्वल्स टू भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है, लेकिन इतना हमें देखना होता है। ठीक है, क्या इतना देखना है कि जो b1 और b2 है ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए a1 a2 के, तो इसी से ये लिया जाता है। ये थर्ड वाला देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे सिर्फ इतना ही लिखें, ये वाला ना लिखें, इसको छोड़ सकते हैं। तो अब a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना, 2 है, और a2 का मान कितना, 3 है, तो यहाँ 2/3 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और b1 का मान कितना है, k, तो k अपॉन कितना, यहाँ -5। ठीक है, -5, भाई b2 की वैल्यू -5 है तो लिख देंगे। अब जो -5 है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -10, और ये जो 3 है ये बट्टे में रहेगा, नॉट इक्वल्स टू k, तो बस k का मान क्या आ गया, भाई k का मान आया है नॉट इक्वल्स टू 10/3, तो यही आंसर हो गया। तो यहाँ लास्ट में आंसर लिख देंगे k नॉट इक्वल्स टू -10/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको करके दिखाना। अब इसी 2 का ये खा नंबर है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु के रूप में एक खिलौना है। ठीक, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि जो वो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठ, और जो वो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ, दोनों का ही वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो उसी को कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा ना कीजिए पेपर में कि दोनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही लगा देना, तो गलत हो जाएगा। जब संपूर्ण पृष्ठ कहा है और पूरा आकृति है, तो आकृति, जितनी भी आकृति होंगी उसका हमें वक्र पृष्ठ ही लगाना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ के अर्धगोला बनाते हैं, उसके ऊपर एक शंकु बनाते हैं। तो यहाँ साइड में चित्र बनाते हैं, ये एक अर्धगोला है, उसके ऊपर ये हमने शंकु मान लिया है, उसके ऊपर ये ऐसे कोई
शंकु टाइप का है, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.5 है, राइट, 3.5। जब ये 3.5 है तो ये भी तो 3.5 हुई ना भाई, जब ये 3.5 है तो ये भी 3.5 हुई। अच्छा, पूरी जो ऊंचाई दे रखी है वो है 15.5, 15.5, ठीक, पूरी की पूरी ऊंचाई है 15.5। अब जब हमको पता है कि ये 15.5 है तो इतनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इतनी 12 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 3.5 है और ये पूरी 15.5 है, तो इतनी घटा देंगे, जब इतनी घटाएंगे तो ये 12 बचेगी। तो जो शंकु की ऊंचाई है वो 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब जो चीजें यहाँ पर हमको पता है वो यहाँ लिखेंगे। क्या क्या हमको पता है कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या, 3.5 सेंटीमीटर। और क्या, शंकु की त्रिज्या भी वही रहेगी, सेम। तो यहाँ पर चाहे लिख लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी r बराबर क्या रहेगी, 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई हमको पता है, तो क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें शंकु की ना ये तिर्यक ऊंचाई भी हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर फार्मूला होता है √h² प्लस r², ठीक है, ऐसे निकालेंगे इसको। तो L बराबर क्या, अब √h², h का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब L बराबर यहाँ 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 3.5 का स्क्वायर होगा 5 की 5 से तो 25 और 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 12.5। 3.5 का जो स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो L बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.25 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। 12 में 144 जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, यहाँ 1 और 4 5, तो यहाँ 1, यानी 156.25। तो इसका जो रूट ऑफ आता है, ठीक है, वो आता है 12.5, ठीक है। अगर आपको इसका रूट ऑफ निकालना नहीं आता है तो मैं इसका रूट ऑफ निकाल के साइड में बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। वैसे इसका रूट ऑफ निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो सभी लोग तरीका जानते हैं कॉमन सा, कि ठीक है, एक तो जो सभी लोग तरीका जानते हैं कि इसका दो दो का जोड़ा बना के निकाल सकते हैं। अब ये अकेला रह गया तो 1 बन जा 1, ठीक, एक एक जोड़ देंगे तो 2, इसको घटा देंगे कितना, एक में एक किया तो यहाँ 0। अब ये 5 6 यानी 56 यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 तियां 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तियां नहीं भाई, 2 दूनी 4 ही है ये, ओके। इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ हो जाएगा 24 भाई, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। अब इनको घटाएंगे तो घटाने से आएगा ये 2, ये 1, और ये जो 25 है ना ये उतार लेंगे, लेकिन ये पॉइंट के बाद की संख्या है तो फिर आंसर भी लिखना शुरू करेंगे, ये और ये, यानी कि 1 और 2, फिर उसके बाद में ये पॉइंट लगा देंगे तो ये होगा 12.25, ठीक है, यहाँ 12, ठीक है, ये पॉइंट वाला 25 हमने यहाँ उतार लिया। अब ये लगभग 5 बार जाएगा तो 55 25, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 और 2 22, 5 दूनी 10 तो 12, ये पूरा पूरा कट हो गया। अब जो ये 5 है ये भी यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये ऐसे आता है। अच्छा, ये मैंने रूट ऑफ लगा दिया, शायद ये मैंने गलत कर दिया है। L का मान 12.5 भाई, रूट ऑफ नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि रूट ऑफ से बाहर निकलेगा तब तो 12.5 आएगा। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है इसका रूट ऑफ निकालने का, कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, 156.25 लिखा है, इसको दशमलव हटा दें, एक बना के 2 जीरो, यानी कि 100 हो गया। अब जो ये संख्या है ना इसके गुणनखंड करें, फैक्टर करें, ठीक है, 100 के फैक्टर भी करेंगे, इसके भी फैक्टर करेंगे। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं, तो ये हमारा 3 से कट होगा या नहीं पता नहीं, 5 से कट हो जाएगा, लेकिन तो 5 से कट करेंगे, 5 तियां 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से करेंगे 5 का 30, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से करेंगे 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से करेंगे 55 25, 5 से करेंगे 5 एकम 5। अब इसमें ना दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, 2 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा और फिर 2 का जोड़ा, यानी कितनी बार आया, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 55 25 पंचे 125, यहाँ तो 125 आ गया। अब जो ये 100 था इसके भी तो फैक्टर करने हैं, 100 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, यहाँ भी दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो 2 का जोड़ा बनेगा 2, 5 का जोड़ा बनेगा तो यहाँ 5, ठीक है भाई, 2 का जोड़ा बनेगा तो एक बार 2 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 125/10
10। इसको हम क्या लिख सकते हैं 125/10, और 10 से जब इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा, या फिर यूं कह सकते हैं 10 के बाद एक ही तो जीरो है, 10 में एक जीरो है तो पीछे से एक अंक गिनेंगे एक और यहाँ लगा देंगे दशमलव। ठीक, तो ये इस प्रकार आता है एल का मान जो हमने यहाँ निकाल के रखा था। चाहे इस विधि से लगाएं चाहे इस विधि से लगाएं, दोनों विधि से ही एल का मान निकल के आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या है, जो ये खिलौना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि दोनों का ही वक्र पृष्ठ लगाना है। आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखकर ये नहीं कि पेपर में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगा के चले आए दोनों का, नहीं ऐसे नहीं, दोनों का ही हमको वक्र पृष्ठ लगाना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या कि शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा एल का मान पहले ही निकल के आ गया था। ठीक, तो अब हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है पाई नहीं 2 पाई r²। ठीक, तो अब इन दोनों से क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और ये r भी तो कॉमन है, सिर्फ एल बचेगा, यहाँ r बचेगा, अच्छा ये 2 भी बचेगा। ओके हाँ, अब लिखेंगे, अच्छा पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, और r का मान 3.5। क्यों 3.5, क्योंकि जो शंकु की त्रिज्या है और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्याएं ही जो है वो r है 3.5, 3.5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एल का मान हमने अभी अभी निकाल के रखा है क्या 12.5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12.5 प्लस 2 गुणे, यहाँ गुणे का निशान लगाएंगे बीच में, और आर का मान फिर से कितना 3.5, इसको कट करेंगे 7 एकम 7 और यहाँ पर 7 बने 35.5। ठीक, अब 22 की जब 5 से गुणा करेंगे 22 पंचे 110, तो 110 तो ये हो गया, लेकिन पॉइंट यहाँ लगेगा क्योंकि पॉइंट है ना एक अंक के बाद, इसलिए पॉइंट यहाँ लगेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, यहाँ पर साइन होगा जो चिन्ह होगा मल्टीप्लाई का होगा, 12.5 तो ठीक है ऐसे लिखा रहेगा। अब 3.5 की हाँ गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 7.0, 2 पंचे 10, 2 तियां 6 और 1 7, तो 12.5 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ 11 लिख लिया भाई, 11.0 को हम 11 ही लिख सकते हैं। 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, 7 और 2 9 और ये 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पच्चीस 55, 55 का 5, 11 9 99 और 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, 104 का 4 लिखेंगे और 10 कैरी हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21, यहाँ 21 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया वो ये निकल के आया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका गा नंबर देखते हैं भाई, दूसरे का ये क्या है, ये गा नंबर है। अच्छा गा नंबर में क्या सिद्ध कीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या है। अच्छा ओके, ये सवाल ना गलत है, यहाँ से देखिए सिद्ध कीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या है, तो ये पहली बात तो सवाल ही गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर आ वर्ड और लगा होना चाहिए था जो कि छूट गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2, ठीक है, √3, √5, √7 ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सारी की सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जब ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो इन्होंने जो लिख दिया यहाँ परिमेय संख्या वो गलत है, ये अपरिमेय संख्या, हमको इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक, और ये ना हम आपको पीछे अभी अभी देखिए इसमें सिद्ध करा चुके हैं। ये देखिए खंड बा में जो पहला प्रश्न हमने सिद्ध कराया था कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सेम उसी प्रोसेस से आपको करना है। ये देखिए पूरा लगा हुआ है। ठीक है, अभी हमने इसको पूरा आपको कंप्लीट कराया था। खंड बा का जो पहला प्रश्न था उसका जो का नंबर था कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो जहां पर ये √3 है ना वहां पर आपको क्या करना है, √7 करना है। तो जहां 3 है वहां यहाँ आपको 7 करना है, यहाँ 7 करना है, यहाँ भी 7 रहेगा और यहाँ भी 7 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 7 रहेगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 ही आपको लेना है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 7 ही लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 7 ही लेना है और यहाँ पर कितना
यहाँ पर भी आपको 7 लेना है, यहाँ भी 7, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा, ठीक है, 7 7 49, तो यहाँ 49 लेना है, यहाँ 7 ही रहेगा, फिर ये जो है यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर 7 ही आ जाएगा भाई, यहाँ 7 होगा, यहाँ 49 होगा, फिर से जब कैंसिल होगा तो यहाँ फिर से 7 आ जाएगा, बाकी सब जगह यहाँ 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 आपको 7 ही लेना है और पूरा इसी प्रकार आपको प्रूव करना है, ठीक है। आप पीछे देखिए, मैंने आपको प्रूव कराया है, वहां देखिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो अब इसका ये घा नंबर देखते हैं। यदि कॉस थीटा बराबर 4/5, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, अब इन दोनों के बीच में ना मल्टीप्लाई का निशान होता है, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है और हमें कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो चलिए लगाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखेंगे सबसे पहले जो हमें दिया है, हमको क्या दे रखा है कि कॉस थीटा बराबर क्या 4/5। अब हम कॉस में जानते हैं कि ये जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी हमको कर्ण पता है, हमको आधार पता है, तो हमें क्या चाहिए, हमें लंब चाहिए, और लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फार्मूले से क्या हम निकालेंगे, लंब निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर कितना 5, 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 25 और यहाँ 16 प्लस लंब का स्क्वायर, तो 25, ये माइनस में 16 ले आएंगे यहाँ पर, यहाँ एल स्क्वायर। अब इन दोनों को घटा देंगे, कितना 9 बचेगा, यहाँ एल स्क्वायर, और जो ये स्क्वायर है यहाँ जाके रूट ऑफ बनेगा, यानी कि एल बराबर 3, जो लंब है हमारा, ठीक है, तो कितना है 3 है, अच्छा ये कैपिटल लेटर में ही बनता है, ओके, तो एल बराबर 3 है। अब हम यहाँ एक छोटा सा चित्र भी बना लेंगे साइड में, ठीक। यहाँ कर्ण हमारा 5 था, ये भाई कर्ण है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ ये सामने की भुजा, इसको कर्ण कहते हैं, आधार इसको बोलते हैं, यहाँ साइड में लिख भी दे रहे हैं कि कर्ण है, इसको आधार बोलेंगे, अगर ये थीटा एंगल है तो, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा को ही लंब बोलते हैं, तो इसको लंब बोलेंगे, और लंब हमारा 3 निकल के आया है, आधार हमारा 4 है और ये 5 है। अब इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, ये हमने चित्र यहाँ पर बना लिया। अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो जो हमें सिद्ध करना है वो क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे लंब 3 है और कर्ण कितना 5 है, तो क्या लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा का तो ऑलरेडी हमें दे रखा है 4/5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4/5 प्लस, और tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan थीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लंब बटे आधार, यानी कि 3/4 इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो 3 की 4 से गुणा करेंगे 12, 5 की 5 से करेंगे तो 25, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। अब 25 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो 25 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 400, ठीक है, 25 और 16 का जब एलसीएम करेंगे तो 400 आएगा, क्योंकि दोनों ही संख्या आपस में कटती नहीं है, तो दोनों का जब एलसीएम आएगा तो 400 ही आएगा, ओके। अब 12 की 16 से गुणा करेंगे और 25 की 9 से गुणा करेंगे, तो 12 गुणे 16 प्लस 9 गुणे 25, तो यहाँ पर 12 की 16 से गुणा करते तो 12 छंग 72, 72 का 2 हासिल 7, और 12 एकम 12, 12 7 19, 192 आया, प्लस 25 के 9 से करेंगे तो 25 नमा 225 होता है, यहाँ 225 लिख देंगे, बटे में कितना 400 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, 9 2 11 का 1 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, 417/400, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये किसका आंसर है, ये हमारा आंसर था इसका, किसका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर था हमारा, तो यहाँ लिख भी देंगे कि ये आंसर हमारा आया है, ओके, ये ऐसे थोड़ा ऐसे नीचे करके ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है सी का, ये है अड़ा नंबर है, तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी से, ठीक है, एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 हो, माध्य हमको दे रखा है 25 है, और यहाँ जो ये एफ दिया हुआ है बीच में, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम इसको प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे, ठीक है। दूसरे का ये अड़ा वाला पार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर, प्राप्तांक, तो प्राप्तांक लिख लेते हैं, प्राप्तांक, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि ये बारंबारता है, तो जो प्राप्तांक है उसके बाद हमें वर्ग चिन्ह भी चाहिए होगा, यानी कि xi भी निकालेंगे वर्ग चिन्ह, और इसी को बोलते हैं वर्ग
चिन्ह, इसको वर्ग चिन्ह बोलेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता बोलते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं, विद्यार्थियों की संख्या, और विद्यार्थियों की संख्या को F से डिनोट करेंगे बारंबारता से। ठीक है, यहाँ F लिख देंगे साइड में, FI कर सकते हैं। उसके बाद FI XI भी तो निकालना होगा यहाँ पर, FI XI। अब जो प्राप्तांक है हमारे पास वो हमको दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये प्राप्तांक दे रखे हैं। और जो वर्ग चिन्ह है इनके बीच की संख्या यानी कि 5, यहाँ 15, यहाँ 25 और यहाँ पर कितना 35 और यहाँ 45। और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो हमें दे रखी है यहाँ 6, यहाँ F, यहाँ फिर से 6, यहाँ 10 और यहाँ क्या 5। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और FI XI निकालेंगे। 6 पंचे 30 और 15 की F से करेंगे तो 15F, भाई इन दोनों की भी तो गुणा करेंगे तो 15F ऐसे ही लिखा रहेगा। 25 की 6 से करेंगे तो 150 आएगा। 35 की 10 से करेंगे 350 आ जाएगा। 45 की 5 से करेंगे तो 55 25 और 5 चौके 20 तो 22, 225 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ेंगे और इन सबको जोड़ेंगे, तो उससे पहले इसको स्केल से कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इनका सम निकालते हैं, यानी कि सिग्मा ऑफ FI निकालना है जो कि यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर क्या सिग्मा ऑफ FI XI निकालेंगे। तो सिग्मा ऑफ FI, अच्छा इसको कैसे जोड़ते हैं, ये जो 15F है ना इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको 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 और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये जो 5 है 5 0 0 और 0 तो 5 हो गया। इनको जोड़ेंगे, 5 तो 7, 7 5 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा। 3 2 5 1 6, बस 6 और 6 में जो 1 कैरी था वो 7 हो जाएगा। 755 और प्लस कितना, ये जो 15F है ना इसको हमने नहीं जोड़ा था तो ये यहाँ प्लस 15F अलग से लिखेंगे। ठीक है, अब इनको भी जोड़ लेंगे। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 और 15 में 6 जोड़ेंगे 21 और 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 और F हमने नहीं जोड़ा था तो प्लस F यहाँ अलग से लिखेंगे। ठीक, प्लस F ना अलग से यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, हमको और क्या दे रखा है, तो ये हो गया और ये अलग है। ठीक है, ये इतना अलग है, इसका है ये। अब हमको क्या दे रखा था, समांतर माध्य दे रखा था। तो जो समांतर माध्य हमको गिवन है, पता है वो कितना है, वो 25 है। तो अब फार्मूला लगाएंगे क्या, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा ऑफ FI XI बटे सिग्मा ऑफ FI। तो समांतर माध्य x बार बराबर ये 25 है। ठीक है, ये x बार का मान है 25, तो यहाँ तो 25 लिखेंगे बराबर सिग्मा ऑफ FI XI ये लिखेंगे क्या 755 प्लस 15F और बटे में कितना ये 27 प्लस F यहाँ लिखेंगे। अब इसकी गुणा यहाँ करेंगे, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, तो 25 गुणे क्या 27 प्लस F बराबर 755 प्लस 15F। ठीक है, तो अब यहाँ 25 की 27 से गुणा करेंगे, तो यहाँ साइड में गुणा कर लेते हैं क्या 25 की, तो 7 बने 35 और 3 7 दूनी 14 और 3 17, फिर यहाँ 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 5 7 और ये 675। तो इन दोनों की गुणा आएगी कितना 675, 675। ठीक है, प्लस तो 25 की F से करेंगे तो 25F ही रहेगा। यहाँ तो कोई गुणा भाग करनी नहीं है, ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ 15F, अब 25F तो यहीं लिखा रहेगा, तो 25F तो यहीं लिखा रहा। ये जो 15F है इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 15F बराबर 755, तो ऐसे लिखा रहेगा माइनस, अब जो 675 है इसको वहां ले जाएंगे, माइनस का 675। अब 25F से अगर हम 15F घटाते हैं 10F बचेगा, अब इसको यहाँ करते हैं 10F बराबर, अब इसको घटाते हैं तो 5 में 5 गया 0। ठीक है, 5 में 5 गया 0 और यहाँ 5 में 7 नहीं जाएगा तो 15 में 7 गया तो कितना 8, बस इतना बचेगा। तो F बराबर 80 और ये बटे में 10 चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 8 आ जाएगा। यानी कि जो F का मान आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, वो 8 आ रहा है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे क्या कि F बराबर 8। तो ये क्या बारंबारता हमारी है। ठीक है, जो एक बारंबारता हमारी यहाँ मिस थी ना, ये F का मान 8 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। और बहुलक ज्ञात करने के लिए
हमें क्या इसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है ना वो देखना होता है। सबसे बड़ी बारंबारता ये है ना, बस इसी को देख करके इसको आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसको। आंसर नंबर 2 का चार पार्ट यहाँ से लगाते हैं। सबसे पहले जो टेबल है वो बनाएंगे क्या, वर्ग अंतराल, तो यही लिख लेते हैं वर्ग अंतराल और क्या बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इसमें बस 2 ही टेबल बनती है, मतलब 2 ही खाने बनते हैं, यहाँ और नहीं बनता है इसमें कुछ। तो ये दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140, ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब बारंबारता है वो भी लिख लेंगे क्या, 6, यहाँ 6, फिर यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 3, ये हमको बारंबारता दे रखी है। ठीक, तो अब इसमें क्या देखते हैं कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है, यानी कि जो सबसे अधिक बारंबारता है वो कितनी है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है हमारी, ये है। इसी को हम क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता को F1 मानते हैं। उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, F0, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, F2। तो F1, ठीक है, यहाँ F0 यहाँ और F2 यहाँ, ये हमें F1, F0 और F2 के मान मिल गए। अब जो F1 था, जो सबसे बड़ी बारंबारता थी, उसी के जस्ट सामने और बढ़ेंगे, ये हमें मिल गया लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमें मिल गया लोअर लिमिट। अब जो चीजें हमें मिल गई वो यहाँ लिखेंगे क्या, L बराबर 60, ठीक है, F0 का मान है 10 और F1 का मान है कितना, 12 और F2 का मान है 6। ठीक है, और हमें H भी तो चाहिए होगा, तो H का मान कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। तो ये मिल गया। अब अपना बहुलक वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला हो गया। प्लस है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ H भी लिखा जाता है। तो L का मान क्या है हमारे पास, 60, यहाँ 60 लिखेंगे, प्लस F1 माइनस F0 और F1 का मान है हमारे पास 12, तो 12 माइनस 10, क्योंकि F1 माइनस F0, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे 12 और यहाँ से 10। ठीक, तो ये हो गया बटे में 2F1, तो 2 इंटू 12 माइनस F0 फिर से 12, F0 फिर से 10। ठीक है, और F2 का मान क्या है, 6 है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए F2 का मान 6 है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे, और H का मान कितना 20 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 20 लिख देंगे। तो अब यहाँ 60, यहाँ प्लस, और 12 में से, ये 12 है, 12 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2, ये जो 20 है, 20 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया साइड में। अब 12 दूनी कितना 24 हो गया, माइनस 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना 16 हो जाएगा। तो यहाँ 60 प्लस यहाँ कितना 20 दूनी 40 बटे, और 24 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो कितना 8 बचेगा। अब 8 का इससे कर देंगे क्या भाग, तो 8 एकम 8, 8 पन 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 प्लस 5, इसका मतलब ये 65। तो जो बहुलक आ रहा है हमारा 65 आ रहा है। तो यहाँ आंसर लिख देंगे कि बहुलक बराबर 65, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का ये नंबर 3 है। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। 2 समीकरण दे रखी हैं और इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो समीकरण हमने यहाँ पे लिख ली हैं। इसके बाद अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ 1/x को हम a मानेंगे, ठीक है, और 1/y को हम b मानेंगे। भाई ये 1/x ही तो है, 1/x, और ये 1/y है, तो इसको a और b मान लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू a, यहाँ क्या हो जाएगा 3a, ठीक है, प्लस यहाँ 2b, 1/x की जगह a, 1/y की जगह b, तो यहाँ हो गया b बराबर में कितना 11। अब यहाँ से क्या, यहाँ पर भी वही करेंगे कि, ठीक है, 4a और यहाँ -5b इज इक्वल्स टू क्या 7। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब इस समीकरण को कर देते हैं 5 से गुणा और इस समीकरण को कर देते हैं 2 से गुणा, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, तो समीकरण ये आपस में बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण
फर्स्ट गुणे 5, एक को हम 5 से गुणा कर रहे हैं और क्या लिखेंगे कि सेकंड को हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर लिखकर दिखा देंगे कि किस समीकरण को हम किससे गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो एक को हम 5 से गुणा कर रहे हैं, तो 5 तियां 15, 15 ए, 5 दूनी 10, 10 बी बराबर में 11 पचे 55। ठीक है, और इस समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे। तो अच्छा, 2 से गुणा करके ना इसी के नीचे लिखते हैं सीधे, 2 चौके 8, 8 ए और 2 पंचे कितना 10, तो माइनस का 10 बी और 2 सते 14, तो यहाँ बराबर में 14। और इस पूरी समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, प्लस जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने प्लस का निशान लगा दिया। तो यहाँ तो ये आपस में कैंसिल हो गया। अब 15 और 8 इनको भी जोड़ेंगे तो कितना 23 हो गया, 23 ए, इनको भी आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 6 यानी कि 69। तो ए बराबर 69 और अपॉन में कितना 23, और ये 3 बार में कट हो जाता है। ठीक, तो जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3 आई है। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो समीकरण 1 या 2 कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है क्या, 3a + 2b = 11। तो 3 इंटू यहाँ पर भी कितना 3 + 2b, भाई ए की जगह 3 रखा ना हमने, और बराबर 11। तो 3 दिया 9 + 2b = 11, तो 2b = 11, और जो ये 9 है माइनस में यहाँ चला आएगा, तो 2b = कितना 2। ठीक, तो फिर b = 2 और ये 2 अपॉन में आएगा, 2 × 1 = 2, तो b का मान आया 1। ठीक है, यहाँ a का मान हमने निकाला, ठीक है, और यहाँ हमने निकाला b का मान। तो जब हमारे पास समीकरण थी, हमारे पास समीकरण क्या थी, 1/x = a था, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 1/x = a, तो 1/x = a, और a का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब x यहाँ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 1/3, और यहाँ x यहाँ चला गया, तो x का मान हमने क्या निकाला है 1/3। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, 1/y का मान जो है ये b है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 1/y = b, तो क्या हो जाएगा 1/y तो ऐसे ठीक है, b का मान 1 रखना है। ओके, तो b का मान हमने 1 रख दिया, y यहाँ चला जाएगा तो 1 और y, अब ये 1 अगर हम अपॉन में ले भी आते हैं तो 1/1 में 1 ही बन जाएगा, तो इसका मतलब है y का मान 1 आ गया। तो जो हमें आंसर पूछा था x और y का मान ज्ञात कीजिए, x का मान आया 1/3 और y का मान आया 1, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का तीसरे का ये अथवा पार्ट लगाते हैं, और अथवा में क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो भी हम भिन्न लेंगे अगर उसके अंश में 1 जोड़ेंगे तो जो भिन्न है वो 1/3 हो जाएगी। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन में है वह 1/4 हो जाएगी जब उसके हर में 1 घटाया जाता है, तो यहाँ से 2 समीकरण बन जाएंगी। ठीक, फिर यहाँ क्या, उस भिन्न को ज्ञात कीजिए, यानी वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, माना भिन्न बराबर, और हम भिन्न क्या मानेंगे x/y, या फिर ऐसे लिख लें एक बार अंश बटे हर, एक बार ऐसे लिख लें अंश बटे हर, और अंश को हम x मान रहे हैं और हर को हम क्या मान रहे हैं y मान रहे हैं। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार हमको बोला क्या है कि वह भिन्न 1/3 हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। अंश हमारा ये x है, x में 1 जोड़ देंगे तो x + 1, और हर में कुछ नहीं किया गया तो हर ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, और वो हो जाएगी कितनी 1/3, तो 1/3 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 यहाँ जाएगा और y यहाँ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 3 की x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक, तो यहाँ 3 की x से 3x + 3 एकम 3 बराबर कितना y हो जाएगा। तो अब यहाँ से 3x और जो ये y है यहाँ ले आएंगे तो माइनस का y बराबर, अब जो ये 3 है यहाँ जाएगा तो माइनस का 3, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब पुनः प्रश्नानुसार पुनः क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार, अब देखो पुनः इसमें क्या कहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटाया जाता है, तो अगर हर से 1 घटाएंगे तो कितना 1/4 हो जाएगी। तो हर हमारा क्या है, ये y है, y से हमें कितना घटाना है 1 घटाना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, अंश में तो कुछ नहीं किया गया तो अंश तो ऐसे ही लिखा रहेगा, हर में 1 घटाया गया यानी y - 1, और हो जाएगी कितनी 1/4। ठीक, अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और y - 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो लिखेंगे इसको 4x बराबर y - 1, ये यहाँ जाएगा तो y - 1, ये 4x, ये y जो है यहाँ ले आएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर -1, ऐसे ही लिखा रहेगा पीछे। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब इन दोनों को एक पास लिखेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, और सॉल्व करेंगे दोनों को।
तो यहाँ लिखेंगे क्या 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 3 और यहाँ से क्या 4x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। नॉर्मली इनको हम घटाते हैं, घटाने से क्या चिन्ह बदल जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ठीक है, इसको भी हम प्लस बना देंगे। तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ 4x में से अगर हम 3x घटाएंगे तो माइनस का x ही तो बचेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, ये वाला चिन्ह अब नहीं देखेंगे। तो माइनस का 3 प्लस का 1 घट के आएगा माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया। यानी x का मान आया कितना 2, ठीक। अब क्या लिखेंगे, अब किसी भी एक समीकरण में x बराबर 2 रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारे पास क्या थी 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ 3 इंटू 2 माइनस वाई बराबर माइनस का 3, तो माइनस वाई यहाँ 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 3 और 6 को वहां ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर माइनस का 9। भाई 6 और 3 आपस में जुड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस के, इसलिए जुड़ेगा और माइनस का निशान भी लगेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर 9 हो जाएगा। तो y का मान 9 आ रहा है। अब हमें क्या, हमें तो भिन्न बनानी थी ना, हमें यहाँ पर थोड़ी ना आंसर छोड़ना है, हमें तो इसकी भिन्न बनानी थी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ आंसर लिखेंगे कि भिन्न बराबर कितना x बटे वाई, और x बटे वाई मतलब 2/9, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब इसका नंबर 4 है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो कोई मंदिर है जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक। मंदिर के शीर्ष से, यानी शीर्ष मतलब मंदिर के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, शीर्ष पॉइंट पे, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 है। अब यहाँ पर ये समझिए कि मंदिर ऊंचा है कि भवन ऊंचा है। तो यहाँ पर भवन ऊंचा है। क्यों भवन ऊंचा है, क्योंकि हम मंदिर के छत पर खड़े हैं और भवन की छत को देख रहे हैं, उन्नयन कोण देख रहे हैं। उन्नयन कोण मतलब ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो भवन के छत को देख रहे हैं, भवन के शीर्ष को देख रहे हैं और मंदिर के शीर्ष पर खड़े हैं। तो इसका मतलब जब भी हम उन्नयन कोण देख रहे हैं तो हमेशा ऊपर की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये भवन है हमारा वो बड़ा है इसमें। और बोला है तथा पाद का अवनमन कोण है वो 45 है, यानी कि मंदिर के शीर्ष से ही जो पाद का अवनमन कोण है वो कितना है, वो 45 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमको इतना सिद्ध करना है, ठीक। तो सबसे पहले चित्र ही बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये कोई मंदिर है, ठीक है, ये हमने मंदिर मान लिया और भवन थोड़ा बड़ा बनाएंगे, फिर ये हमने भवन बना लिया। तो मंदिर के शीर्ष से भवन का जो ये शीर्ष है उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना 30 है। तो यानी ये वाला उन्नयन कोण ये 30 डिग्री का है, ऐसे, ठीक है, ये 30 डिग्री है। और बोला है कि भवन के पाद, भवन का पाद मतलब ये पैर, तो भवन का जो ये पाद बिंदु है उसका जो अवनमन कोण है वो 45 है। इसका मतलब ये 45 है भाई, क्योंकि अवनमन कोण का मतलब ये अगर सीध में देखेंगे तो ये 45 है, जब ये 45 है इसका मतलब फिर ये भी 45 हुआ, ठीक, क्योंकि दोनों एक अंतर कोण होते हैं तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो मंदिर है ना, मंदिर की ऊंचाई, यानी ये तो मंदिर है, इसकी जो ऊंचाई है वो 15 क्या है मीटर दे रखी है। भवन की मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर दे रखी है और भवन की ऊंचाई हमको निकालना है। तो भवन की पूरी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, पूरी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक। अब जब ये 15 है, समझिए जब ये 15 है तो इतना भी तो ये 15 हुआ, इतना भी तो ये 15 ही तो हुआ, इतना ये, तो इतना कितना हुआ, h में से अगर 15 घटा देंगे तो इतना निकल आएगा, तो ये हो जाएगा h-15, ठीक है। इतना कितना हो जाएगा h-15, ठीक। तो फिलहाल अब इसको नाम दे देते हैं। ये मान लिया A है, ये मान लिया B पॉइंट है और इसको मान लिया हमने C पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने D ले लिया और ये लास्ट पॉइंट इसको हमने E मान लिया, ठीक। तो अब जो जो चीजें हमको पता है वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। भवन की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया है और हमें क्या दे रखा था, हमें इस मंदिर की ऊंचाई दे रखी थी। तो क्या लिखेंगे, मंदिर की ऊंचाई बराबर कितना 15 मीटर, ये हमको दे रखा है। अच्छा, इस दूरी को ना हम x मान लेते हैं। जब ये दूरी x रहेगी तो ये दूरी भी x हो जाएगी, ठीक। तो दूरी AB बराबर कितना x मीटर, तो फिर ये भी x मीटर हो जाएगा। जो CD दूरी है वो भी x ही रहेगा। अब हमें दो एंगल पता है, कौन कौन सा एंगल पता है, एक CAB, ये 45 डिग्री है, एंगल CAB ये कितना है, ये 45 डिग्री है।
और एक एंगल ये पता है 30 डिग्री का, ये वाला एंगल, तो ये क्या है ECD, तो क्या लिखेंगे एंगल ECD, ये है कितना, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में लेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, किस त्रिभुज में, ABC में, त्रिभुज ABC में, और ABC में हम क्या जानते हैं कि tan 45 बराबर CB बटे AB, क्यों CB बटे AB, क्योंकि लंब है, ये आधार है, तो लिखेंगे क्या tan 45 बराबर क्या CB बटे AB, तो CB बटे में AB, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और CB कितना है 15, और AB कितना हमने x माना है, भाई CB ये 15 है, AB को हमने x माना है, तो यही लिख देंगे। अब x यहाँ चला जाएगा तो x बराबर 15, यानी कि x की वैल्यू 15 आ रही है, x यहाँ चला गया तो x की वैल्यू 15, तो जहां पर भी x का मान रखना होगा वहां हम 15 रखेंगे। ठीक, अब एक और त्रिभुज इसमें बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे दोबारा कि ट्राइंगल CDE में, ट्राइंगल CDE में, तो लिखेंगे पुनः ट्राइंगल CDE में, CDE में, और CDE में हम क्या जानते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DE और बटे CD, DE बटे CD, तो क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, तो DE बटे CD ऐसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DE और बटे में क्या CD, DE बटे CD, और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो ये 1 लिख लिया अपॉन √3। अब DE, अब यहाँ देखिए जो DE का मान है हमने क्या निकाला था H-15, तो यहाँ क्या लिखेंगे H-15 बटे, ठीक है H-15 लिख लिया, बटे CD, और CD का मान x है, क्योंकि ये दूरी ना और ये दूरी बराबर है, तो यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ पर x लिख लेंगे। अब x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो x बराबर, भाई x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो x हो जाएगा, √3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 H-15, ठीक, तो x बराबर √3h, यहाँ √3 के h है √3h, और यहाँ √3 की 15 से करेंगे तो 15√3, तो यहाँ पीछे लिख देते हैं √3, ठीक है। तो अब x का मान रखेंगे, और x का मान हमने क्या निकाल के रखा है 15 निकाला है ये, ठीक, तो x की जगह 15 लिखेंगे बराबर √3h माइनस 15√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये 15 लिखा हुआ है इसको तो यहीं रहने देते हैं, और जो ये 15√3 इसको यहाँ ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 प्लस 15√3, ये तो यहीं लिखा रहा, ये वाला यहाँ ले आएंगे बराबर √3h, ठीक। तो अब इन दोनों से ना हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 15, 15 क्या बचेगा 1, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा √3 बचेगा, और ये √3 पहले से यहाँ लिखा हुआ है। तो अब ये जो √3 है ना ये इसके बटे में ले आते हैं, तो h बराबर क्या लिख देंगे 15, यहाँ 1 प्लस √3, और ये जो √3 है ना ये बटे में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। तो h बराबर 15, यहाँ अच्छा √3 प्लस 1 लिखें या 1 प्लस √3 लिखें वो एक ही बात है, तो 1 प्लस √3 लिखा हुआ ना इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो आंसर आ रहा है उसमें √3 अपॉन में तो नहीं आ रहा है, इसलिए नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर h बराबर यहाँ क्या 15, यहाँ √3 की अंदर गुणा करेंगे, तो √3 की जब 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, और √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या √3 का √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 बचे 15, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक। तो जो h का मान आया वो आया 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास मीटर। तो जो ये हमें पूछा क्या था भवन की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख भी देंगे आगे साइड में कि भवन की ऊंचाई, ये हमने क्या निकाला है भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का ये अथवा पार्ट है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। तो इसका मतलब ये है कि जब भवन के शीर्ष से हम स्तंभ का शीर्ष देख रहे हैं वहां का उन्नयन कोण लिखा हुआ है, तो फिर ये स्तंभ जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, स्तंभ बड़ा है और ये भवन छोटा है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 है, और भवन के शीर्ष से ही जो स्तंभ है उसके पाद मतलब पैर, ठीक है, उसका जो अवनमन कोण है वो 45 है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई हमको दे रखी 40 मीटर, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई हमको सिद्ध करना है। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं, तो चित्र यहाँ साइड में बनाते हैं।
कि सबसे पहले एक भवन बनाते हैं, तो ये मान लिया कोई भवन है, ये हमने यहाँ इसको भवन मान लिया, और जो स्तंभ है वो बड़ा है, तो स्तंभ ये, ठीक है, ये हमारा स्तंभ है, स्तंभ ये क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, और इसको हम ना ए, इसको बी मान लेते हैं, ए बी, और इस पॉइंट को लेते हैं सी, और इस पॉइंट को लेते हैं डी, इसको सी डी मान लिया, ठीक। अब कहा है कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो भवन का शीर्ष यहाँ है, स्तंभ का शीर्ष यहाँ है, तो जो ये वाला उन्नयन कोण है, यहाँ से यहाँ तक जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है, ये वाला कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। फिर कहा है भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण, यानी कि भवन का शीर्ष यहाँ है, स्तंभ का पाद यहाँ है, तो जो इसका अवनमन कोण है ये वाला, ये 45 है, तो जब ये 45 है तो ये भी 45 एक अंतर कोण से हो जाएगा, ठीक। इस बिंदु को हम ई बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। अब इतनी दूरी को, ठीक है, इस दूरी को हम x मान लेते हैं, तो फिर ये दूरी भी x हो जाएगी, और हमें इसमें क्या पता है कि स्तंभ की जो ऊंचाई है, तो स्तंभ तो ये है ना, ये पूरी की पूरी ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर, इतनी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, और यही भवन की ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक। जब ये h है तो इतनी ऊंचाई ये भी तो h ही हो जाएगी, तो इतनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40 माइनस h, ठीक है, इतनी ऊंचाई हो जाएगी 40 माइनस h, ठीक। तो अब लिखेंगे क्या क्या हमको दे रखा है इसमें, तो क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो अच्छा जो निकालना है, जो हमने माना हुआ है ये, ठीक है, ये वाला, इसको लिख लेते हैं कि माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई को हमने h माना है, और ये स्तंभ है, इसकी ऊंचाई हमको दे रखी है, तो ये भी लिखेंगे क्या कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितना, 40 मीटर, ये हमको 40 मीटर दे रखा है, और जो ये दूरी है AC, ये हमने x माना है, तो लिखेंगे दूरी AC बराबर x, दूरी को हमने x माना है। अब दो कोण हमको पता है कौन सा, अच्छा ये दूरी भी लिखी जा सकती है, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि EC बराबर ये भी तो x ही रहेगा, EC बराबर EC नहीं, ये ED है, ओके, तो ED बराबर ये भी x है, दूरी x मीटर, ये भी x मीटर, और ये दूरी E से B तक की दूरी को हमने क्या माना है, EB दूरी को हमने 40 माइनस h माना है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दो कोण हमें पता है कौन कौन से, एक तो कोण ये पता है DAC, ठीक है, पहला एंगल जो हमें पता है DAC, तो यहाँ एंगल DAC वो है 45, ये हमको पता है, ठीक है, और दूसरा एंगल हमको पता है BDE, ठीक है, क्या BDE, तो ये कितना है 60 डिग्री, तो एंगल BDE ये कितना है, ये 60 डिग्री का एंगल है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले किस एंगल में ले रहे हैं, पहले इस वाले एंगल में लेंगे, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में, ठीक है, ADC में, इस त्रिभुज में, इसमें क्या tan 45, ठीक है, tan 45 इक्वल्स टू DC अपॉन AC, तो बस यही लिखेंगे tan 45 इक्वल्स टू DC अपॉन AC, ये DC लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार, tan 45 का मान 1 होता है, और DC को हमने h माना है, ठीक है, DC को हमने h माना है, AC हमारा क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिखेंगे, x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 1 से, और h ये यहाँ लिखा रहेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या फिर यूं कह लेते हैं x का मान h निकल के आया, जितना x का मान है उतना ही उस भवन की ऊंचाई भी हो जाएगी, ठीक। अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल में लेंगे, इसमें क्या EDB में, तो क्या लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज EDB में, और EDB में क्या tan 60, ठीक है, tan 60, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, BE, ठीक है, BE और बटे DE, तो यहाँ क्या लिखेंगे BE बटे में DE, और tan 60 का मान √3 है, DE का मान है 40 माइनस h, ठीक है, ये जो BE या EB, इसको कुछ भी कह सकते हैं, या तो BE कहें या EB कहें, इसका मान है 40 माइनस h, यहाँ 40 लिखा हुआ है, ये 40 माइनस h बटे DE, और DE हमारा क्या x है भाई, ये जो AC है वही ED है, तो ये x है, ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे 40 माइनस h बटे में x, अब x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, √3x इंटू h, √3x, हाँ ठीक है, 40 माइनस h, अब जो ये h है, h को इस तरफ ले आते हैं, तो या फिर एक काम करते हैं, पहले x की जगह पर h रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें h का ही तो मान निकालना है, तो यहाँ ऐसे करते हैं √3 इंटू x की जगह h लिख देते हैं, यहाँ 40 माइनस h, ठीक,
तो अब यहाँ लिखेंगे जो ये h है ना, h को इस तरफ ले आएंगे, जो ये h है h को इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ क्या √3h प्लस h बराबर 40 ऐसे हो जाएगा। तो इन दोनों से h कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √3 और प्लस का 1 और बराबर कितना 40। तो अब यहाँ से h बराबर 40 और जो ये संख्या लिखी हुई है √3 प्लस 1 ये बटे में आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब जो यहाँ प्लस में है इसी चीज को माइनस में ले जाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 यहाँ √3 माइनस 1 और बटे में क्या, अब यहाँ फार्मूला लगेगा a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वाला फार्मूला सभी लोग जानते हैं ना कि a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ क्या √3 है, इसका मतलब √3 का स्क्वायर, तो हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या 40 यहाँ √3 माइनस 1 और बचे में कितना 3 का स्क्वायर 3 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा 40 √3 माइनस 1 और यहाँ 3 में से 1 गया 2 से ये कट रहा है तो ये 20 हो जाएगा, कट के ये 20 आ जाएगा। तो 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे कि जो भवन की ऊंचाई पूछी थी वो लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे भवन की ऊंचाई h बराबर 20 √3 माइनस 1, ठीक है मीटर, और यही हमें सिद्ध करवा रहे थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी जो शंकु है, ठीक है, जो शंकु होगा वो एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, जैसे अभी एक क्वेश्चन था जो खिलौना था, ठीक है, खिलौने वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि जो अर्धगोले पर शंकु के रूप का एक खिलौना बना हुआ था, तो सेम ऐसे ही है कि अर्धगोले पर एक शंकु रखा हुआ है। ठीक, ये बताया है। फिर इसमें कहा है समान आधार त्रिज्या, यानी कि दोनों की जो त्रिज्या है वो समान है, यानी कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्याएं क्या समान है। फिर बोला है यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों को हमें समान करना है। फिर क्या पूछा है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो शंकु की त्रिज्या का शंकु की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ चाहे तो छोटा सा चित्र दिखा सकते हैं साइड में। कुछ ऐसे चित्र बना लेंगे और ये इतना जो है ये क्या है, ये समान है, मतलब त्रिज्या जो दोनों की है वो समान है। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे कि माना, अब इसमें मान लेते हैं कि माना अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की अर्धगोले की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं और शंकु की त्रिज्या को भी r मानेंगे क्योंकि दोनों की समान है। तो शंकु की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या को भी r ही मानेंगे। ठीक, तो अब क्या शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई को फिलहाल हम h मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई इसको क्या h मान लेते हैं और शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम l मान लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको हम l मान लेते हैं। सारी चीजें हमने यहाँ पर मान ली। ठीक है, तो यहाँ ये लिख लेते हैं कि ये r है, इतना जो है ये h है और इतना जो है ये l है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। अब हम जानते हैं कि अगर हमें l का मान निकालना हो तो किस फार्मूले से निकालते हैं, तो l बराबर क्या होता है √h², ठीक है, प्लस r², ये फार्मूला होता है। ठीक, तो ये हमने साइड में लिख लिया कि एक फार्मूला होता है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। ठीक, अब प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, देखिए हमें कहा है कि यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और किसका बराबर, किसका शंकु का वक्रपृष्ठ, तो बराबर यहाँ छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये हमने लिख दिया। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है, पाई 2πr², और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl।
तो अब यहाँ से पाई तो कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि 2r बराबर l। अगर हम कहें जो एक रिलेशन r में आया है, या इसको और एक काम कर सकते हैं कि r बराबर l बटे 2 ये लिख सकते हैं। जहां पर r का मान रखना होगा ना, वहां l बटे 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें शंकु की त्रिज्या का शंकु की ऊंचाई से अनुपात निकालना है। तो फिर हमें ऊंचाई भी तो निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, जो ये फार्मूला है अपना, इसको ही और सही करके लिखते हैं। क्या कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई जब ये रूट ऑफ हटता है तो स्क्वायर के रूप में जाएगा। ठीक है, इसको साइड में करते हैं। अब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर हमें एच का मान निकालना हो तो आर स्क्वायर यहाँ माइनस में जाएगा। ठीक, अब एल स्क्वायर माइनस, और आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल बटे 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल बटे 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या एच स्क्वायर। अब इसको यहाँ एक मान लेंगे तो 2 और 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। या अभी एलसीएम नहीं लेते हैं, 1 मिनट, अभी इसको पहले ब्रैकेट खोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अभी ये एल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। तो यहाँ क्या एच स्क्वायर, 1 और 4 का एलसीएम 4 रहेगा, और यहाँ 4 का एल से गुणा करेंगे तो 4 एल स्क्वायर माइनस यहाँ 1 का करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब यहाँ से क्या, 4 में से अगर 1 जाएगा तो 3l स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ क्या एच स्क्वायर है। अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट ऑफ बनेगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो फिर h बराबर कितना, √3 तो ऐसे रहेगा, l का स्क्वायर है तो l बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट ऑफ करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। तो h का मान ये आ गया। अब ये चीज जो हमने यहाँ साइड में की है, आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के नीचे आप चाहें ये करते जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कि h बराबर क्या, √3l अपॉन 2, ये हमने अभी अभी निकाला है। अब हमें क्या पूछा था कि शंकु की त्रिज्या का, तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर भी डाल देते हैं कि प्रश्नानुसार हमें पूछा क्या है। प्रश्नानुसार शंकु की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। किससे निकालना है, शंकु की ऊंचाई से। तो शंकु की ऊंचाई से अनुपात निकालना था। ठीक है, शंकु की त्रिज्या का शंकु की ऊंचाई से अनुपात निकालना था। तो शंकु की त्रिज्या क्या है, ये r। ठीक है, अनुपात में क्या, शंकु की ऊंचाई को हम h कहते हैं, तो r अनुपात h का अनुपात निकालना है। तो अब r का मान क्या है हमारे पास, हम जानते हैं r का मान हमने अभी अभी निकाला है ये। ठीक है, क्या l बटे 2 अनुपात, और शंकु की ऊंचाई को हमने क्या निकाला है, अभी अभी ये निकाला है, क्या √3l बटे 2। तो अब क्या लिखेंगे, r बटे h, अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से क्या l बटे 2 बटे ये क्या √3l बटे 2। अब तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, l से l भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर सिर्फ 1 बचा, और ये इसके नीचे क्या सिर्फ √3 बचा। भाई यहाँ से पूरे से तो सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ से पूरे से क्या बचा, ये √3 बचा। तो r अनुपात h बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात √3। ये आंसर हो जाएगा जो हमको पूछा था, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा पार्ट है क्या कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो 3 छोटे गोले हैं, उनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, और जो 3 छोटे गोले हैं ना, उसका हमें व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या पहले निकालनी पड़ेगी, और जो बड़ा गोला है ना, उसका भी हमें क्या व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें चित्र बनाने की कोई जरूरत है नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो बड़ा गोला ना उसकी त्रिज्या मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना बड़े, क्योंकि उसी का तो व्यास निकालना है बड़े गोले का, तो पहले उसकी त्रिज्या मान लेते हैं। तो माना बड़े गोले की त्रिज्या, और बड़े गोले की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, कैपिटल R। ठीक है, और लिखेंगे कि पहले छोटे गोले, भाई 3 छोटे गोले हैं तो उसमें 3 है, तो पहले छोटे गोले का व्यास, हमको व्यास दिया है, तो पहले छोटे गोले का व्यास क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर। जब व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यहाँ क्या लिखते हैं, त्रिज्या r1, इसको r1 मान के चलते हैं। ठीक है, त्रिज्या r1 क्या रहेगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि दूसरे छोटे गोले, तो दूसरे छोटे गोले का व्यास, ठीक है, तो ये कितना है 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r2 कितनी रहेगी, त्रिज्या r2 ये रहेगी 8 सेंटीमीटर। अब तीसरे छोटे गोले, तो तीसरे छोटे गोले का
व्यास। तो तीसरे छोटे गोले का जो व्यास है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या R3, तो त्रिज्या R3 रहेगी क्या? 10 सेंटीमीटर। ये हमने तीनों चीज नोट कर ली। क्या? त्रिज्या R1 हमारे पास आ गई और त्रिज्या R2 भी निकल आई है और त्रिज्या R3 भी निकल आई। हमारे पास तीन चीजें हमने नोट कर ली हैं। प्रश्नानुसार क्या हमें बोला है? प्रश्नानुसार क्या है कि बड़े गोले का आयतन, तो क्या लिखेंगे? बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन। ठीक है, तो 3 छोटे गोलों का आयतन। ठीक है, तो बड़े गोले का जो आयतन है वो क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ बड़ा वाला आर बनाएंगे क्योंकि बड़े गोले के लिए हमने आर माना है कैपिटल लेटर में। 3 छोटे गोलों के लिए तो पाई/3, वो 4/3। ठीक है, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, ऐसे लिख लेंगे। अब इनमें से ना 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। ये तो ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 4/3 पाई। यहाँ क्या बचेगा? R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब। अब क्या लिखेंगे? 4/3। अच्छा, अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये पाई सहित। ठीक है, पाई पाई और 4/3 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा? R2 बराबर R1 की घात 3, R2 की घात 3 प्लस R3 की घात 3। ठीक है, तो R3 की घात 3 क्या लिखेंगे? R1 की घात 3 मतलब 6 की घात 3 प्लस क्या? 8 की घात 3 प्लस 10 की घात 3, क्योंकि त्रिज्या हमने यही तो निकाली थी। R1 के लिए 6, R2 के लिए 8 और R3 के लिए कितना? 10। ठीक, तो 6 से फिर उसकी 6 से तो 36 और 36 छका 216, तो यहाँ 216 आ जाएगा। 8 अट्ठे 64, अट्ठे 512, तो यहाँ होता है 512 प्लस और यहाँ कितना? 10 की घात 3 तो 1000। अब इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ 2, यहाँ 7 और ये 1, यानी कि 1728। यहाँ r की घात 3, तो यहाँ r, यहाँ बन जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ ये क्या? क्यूब रूट, और ये क्यूब रूट ना 12 का होता ही होता है। ठीक है, ये क्यूब रूट 12 का होता है। तो जब r का मान 12 आ गया, हमें क्या निकालना है? हमें व्यास निकालना था। तो व्यास कितना हो जाएगा? 2r। व्यास को क्या बोलते हैं? 2r। तो क्या होगा? 2 गुणे 12 यानी कि 24। ये क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। लेकिन हमें आंसर कैसे लिखना था? हमें आंसर लिखना था कि बड़े गोले का आयतन, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? कि बड़े गोले का आयतन बराबर 24, बड़े गोले की का व्यास लिखना था। ओके, बड़े गोले का व्यास, आयतन नहीं भाई, व्यास निकाला है हमने। तो बड़े गोले का व्यास कितना? 24 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है हमको। अच्छा, एक चीज और, जो 1728 है ये, इसका क्यूब रूट जो बच्चे निकालना नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसको कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको ना 2 से कट करते हैं। तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से, तो 2 चौके 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14। 3 से करेंगे तो 3 नाम 27। फिर 3 से करेंगे, 3 तियां 9। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि 2 का जोड़ा बनाते हैं। कितने? 3 3 के जोड़े बनाते हैं भाई। जो ये 2 का जोड़ा बन गया, मतलब 2 के जोड़े बन गए, लेकिन 3 3 लेना है। ये भी 2 का जोड़ा बन रहा है, इसमें भी 3 3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या? 3 का जोड़ा बन रहा है, इसमें भी 3 3 है। मतलब 3 3 के जोड़े बनाते हैं, जो भी संख्या मिले, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। फिर उसको एक एक बार लिखते हैं। तो यहाँ से 2 लिखा, यहाँ से भी एक ही 2 लेंगे और यहाँ से एक 3 ले लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 तियां कितना? 12। ठीक, तो ये जो हमने निकाला था ना आर का मान, जो त्रिज्या थी, त्रिज्या हमारी 12 कैसे आई थी? ये ऐसे आई थी। इसका जो क्यूब रूट है ये 12 इस प्रकार आता है निकल के। ठीक, फिर हमें क्या व्यास लिखना था? तो 2r कर दिया, 24 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले का जो व्यास हो जाएगा, क्योंकि व्यास ही हमको पूछा था, वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर।
तो ये पार्ट 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद इसका सेट 2, ठीक है, जो सेट 2 है 2023 का, वो फिर मैं कंप्लीट करूंगी। ओके।